सच आपके सामने। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी मौजूदा टीम, जहां उनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट, यानी हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनका सबसे पहले रुख करते हैं हमारी टॉप लाइंस में। सबसे पहले खबर होगी बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 453 पन्नों का फैसला आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने फैसला सुना दिया है, जहां शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है। आपको बताएंगे क्या है उन पर संगीन आरोप और किस तरीके से यह फैसला लगातार आगे आ रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई भी अहम खबर है जो आपके सामने लेकर आएंगे। वो है आमिर राशिद खोलेगा दिल्ली कार ब्लास्ट के राज। आमिर राशिद वही है जिसके नाम पर वो i20 की कार है जिसमें ये पूरा बम का खेल रचा गया। इसके साथ साथ जिस तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर हम रुक करेंगे वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि टीएमसी की ढाल जेल से चल रहा है भ्रष्टाचार, ये कहना है भाजपा का। भाजपा क्या आरोप लगा रही है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर, ये भी आपको तफ्तीश के साथ बताएंगे। लेकिन जिस महत्वपूर्ण खबर पर हम रुक करने वाले हैं वो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। और बांग्लादेश से जुड़ी हुई ये खबर वो है जिस पर दुनिया भर की इस समय निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 453 पेज का फैसला आ रहा है। और ये फैसला लगातार कुछ देर पहले से सुनाया जा रहा है। ये फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था, आज वो फैसले की घड़ी है जब पता चलेगा शेख हसीना का राजनीतिक सफर एक बार फिर शुरू होगा, बांग्लादेश में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी। और इस फैसले में ये सुनाया जा रहा है ये जो आईसीटी है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के जजों ने मंत्रियों के साथ हसीना को की फोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है, दोषी करार दी जा चुकी हैं। इस फैसले में शेख हसीना 2024 के जुलाई अगस्त में फोन पर बातचीत की ये ट्रांसक्रिप्ट है जो जजेस एक एक करके अपने इस फैसले में सुना रहे हैं। शेख हसीना को 5 मामलों में आपको बता दें कि दोषी ठहराया गया है और साथ ही साथ ज्यादातर फोन कॉल के आधार पर उनको ठहराया गया है जिम्मेदार, दोषी, आरोपी। और ढाका समेत पूरे बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुकी है अशांति। आपको बता दें कि सेना इस समय अलर्ट मोड पे है और बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, उसकी जो पुलिस है, उसको ये आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अगर हिंसा फैलती है तो गोली चलाई जाए उस पर। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है जिस पर इस समय फैसला आ रहा है। छात्र आंदोलन के बाद आपको बता दें कि शेख हसीना की जो सरकार थी वो गिर गई थी और उसके बाद हुआ था वहां पर तख्ता पलट और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। इसके साथ साथ जिस मामले पर फैसला इस समय सुनाया जा रहा है उसमें प्रदर्शन के दौरान कथित मानवता विरोधी अपराधों का यह मामला है, जिसके लिए शेख हसीना की सरकार शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया और शेख हसीना के 2 अन्य जो सहयोगी हैं उस पर भी ये फैसला सुनाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को आपको बता दें कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। प्रदर्शनकारियों के हिंसक दमन का है शेख हसीना पर यह आरोप, जिस पर इस समय फैसला सुनाया जा रहा है। 453 पन्नों का यह फैसला 6 चैप्टर में बटा हुआ ये फैसला है और आपको बता दें कि ये वो फैसला है जिस पर इस समय शेख हसीना का क्या होगा। इस फैसले में क्या कहा जा रहा था, उनको मृत्यु दंड सुनाया जाएगा, उम्र कैद सुनाई जाएगी या फिर होगी उनकी रिहाई। ये इस समय की बड़ी खबर है जहां जजों ने मंत्रियों के साथ
हसीना की फोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है और फोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते पढ़ते साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस मामले में दोषी ठहराया गया। करीब 5 मामले ऐसे हैं जिसमें इस समय तक शेख हसीना को दोषी ठहराया जा चुका है। साल 2024 में जिस तरीके की हिंसा घटी थी उस मानवता के खिलाफ एक अभियोजन पक्ष ने ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में ये अर्जी डाली थी, जिसके बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उनकी अनुपस्थिति में ये पूरी सुनवाई हुई और आज ये फैसला आ रहा है। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ साथ ही फोन लाइन पर ढाका से नवल सिंह परमार भी जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत के पास पहले चलेंगे। प्रसन्नजीत, जिस तरीके का ये मामला रहा पूरा और आईसीटी का ये जो फैसला आ रहा है, पहले से ही कहीं अंदेशा था कि कुछ इसी तरीके का फैसला आने वाला है? भावना, मैं पूरी जो ये जो तथाकथित रायदान प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को पूरी तरह से सुना। मैं सुनने के समय पे मुझे ये लग रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल पैम्पलेट है या ये कोई जुडिशियरी डॉक्यूमेंट है। ये एक पॉलिटिकल पैम्पलेट है, पूरी तरह से एक राजनैतिक डॉक्यूमेंट को पढ़ा गया है या ट्राइब्यूनल नाम का एक जगह पे, और ये पूरी तरह से पहले से तैयार किया गया किसी राजनीतिक मंच पर। मुझे लग रहा था कि एक भाषण दिया जा रहा था। हो सकता है कि वो कोई राजनीतिक नेता ने इस जजमेंट को लिखा है और इस तरह से किसी ने किसी को, किसी प्रधानमंत्री ने अपने किसी मंत्री को फोन पर किसी स्थिति को काबू में लाने के लिए ऑर्डर दे रही है और उस ऑर्डर को आपने सबूत मानकर उसको यहाँ पे पढ़ के, और वो सबूत है किसी जुडिशियरी सिस्टम का। मैंने पूरे दुनिया में कभी सुना नहीं है किसी ट्राइब्यूनल का वो एक सबूत हो सकता है। ये है बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल का सबूत। ये बांग्लादेश को किस दिशा पर मोहम्मद यूनुस ने लेकर जाना चाहते हैं, ये समझना पूरे दुनिया को जरूरत है। भारत के लिए तो जरूरत है ही, क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं इस जगह से सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर दूर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में किसी अराजकता की मतलब है तो उसका पूरा असर पश्चिम बंगाल के ऊपर है, मतलब भारत के ऊपर है। लेकिन ट्राइब्यूनल के नाम पर जो कुछ भी किया गया है बांग्लादेश में, ये इसका मतलब है आयोमी लीग नाम का जो पहले दिन से, मतलब 1971 साल से बांग्लादेश की एक राजनीतिक दल को पूरे उखाड़ फेंकने की यहाँ हमारे साथ जुड़े रहिए। फोन लाइन पर हमारे साथ ढाका से हमारे संवाददाता नवल सिंह भी जुड़ चुके हैं। नवल, अब तक कितना फैसला सुनाया जा चुका है? 453 पन्नों का ये फैसला है। फैसले के मुख्य बिंदु अब तक क्या क्या आ चुके हैं सामने? जी, कुल जो आज हियरिंग चल रहा है, वर्डिक्ट रीड आउट चल रहा है, उसमें 5 अलग अलग केसेस है, जिसमें ये शेख हसीना और उनके साथ साथ फॉर्मर गृह मंत्री जो है बांग्लादेश का असादुज्जमान खान कमाल, एज वेल एज अब्दुल्ला अल मामून पुलिस चीफ जो थे, तीनों का नाम है। और 5 केस में उन लोगों को जो है कसूरवार माना जा रहा है। हालांकि फाइनल वर्डिक्ट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन जो टेस्टिमनीज है, विटनेस का अकाउंट्स है और करस्पॉन्डेंस हुआ है शेख हसीना और उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर और उनके मिनिस्टर का, उसके बेस पे ऐसा जो लाइन खींचा जा रहा है अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ वर्डिक्ट को, तो उसमें कहीं ना कहीं वो 5 केस में उनको गिल्टी पाया जाएगा ऐसा। लेकिन फाइनली अभी उन्होंने बोला नहीं है कि अभियोजन पक्ष से कौन वहां मौजूद है और शेख हसीना सरकार की तरफ से अभी वहां कौन मौजूद है? नहीं, उनका जो डिफेंस लॉयर है और अभियोजन पक्ष जो है उनकी ओर से जो चीफ प्रोसिक्यूशन जो टीम है, लेकिन उनका जो दलीलें वगैरह तो ऑलरेडी हो चुका था। जी जी। आज जो है उन दोनों सुनवाई तो पहले हो चुकी है, फैसला सुरक्षित भी रखा जा चुका है और आज फैसले की वो घड़ी जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। अभी तक कितने मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है और आगे क्या वर्डिक्ट अभी कितना रह गया है?
नहीं, वो अभी क्लियर जब तक को फाइनल वर्डिक्ट पढ़ेंगे नहीं तब तक हम हमारे लिए बताना मुश्किल है। लेकिन केस टू केस बेसिस पे जो उन्होंने डिटेल दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सब केस में जो भी तीनों अक्यूज थे उनको जी। दोषी पाया जाएगा। लेकिन फाइनल अभी डिक्लेयर नहीं किया है इसके साथ अभी ऑफिशियल। बांग्लादेश जो में कैसी स्थिति है नवल? क्योंकि इस फैसले के बाद कहा जा बांग्लादेश रहा में था लॉ कि एंड ऑर्डर सेना का अलर्ट मोड पर है। सेना अलर्ट मोड पे है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है, बीजीबी रैब वगैरह का डिप्लॉयमेंट ढाका और उसके जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स है, और शेख हसीना का जो पैतृक गांव है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, फरीदपुर और मदारीपुर वगैरह में भी डिप्लॉयमेंट बड़े तादाद पे लगाया गया है। कुछ जगह पे आर्सन अटैक, आगजनी की घटनाएं बनी है, कुछ कुछ जगह पे रोड ब्लॉकेड हुआ है। हालांकि आवामी लीग पार्टी की ओर से कल और आज के लिए जो बंद डिक्लेयर किया गया है, लॉकडाउन, उसकी वजह से उनके जो सपोर्टर वर्ग जो लोग हैं वो लोग अपने घर में हैं, और बाकी जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं अनवांटेड इंसिडेंट्स से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। और पुलिस का हैवी मौजूदगी की वजह से और हैवी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की वजह से जो रास्ते पे लोगों की आवन जावन बहुत ही कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोगों में फियर का भी माहौल है, मामला है कि कुछ हो इधर उधर का मामला हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए भी, या कहीं जो मुश्किलें ना खड़ी हो इसलिए भी लोग घर में है, ऐसा ऐसा अभी तक का जो रिपोर्ट है। तो बांग्लादेश की सड़कों पर इस समय क्या सन्नाटा पसरा हुआ है नवल? यस, ढाका के बारे में तो कह सकते हैं, बाकी जो अदर टाउन्स और जो ग्रामीण इलाका है वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ढाका और उसके जो सबर्ब के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है हम्म। और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मामला काफी तंग है, तो उसकी वजह से बहुत ही कम मौजूदगी है लोगों की रास्ते पे। तो सन्नाटा ही कह सकते हैं, बहुत ही क्राउडेड सिटी है ढाका। लेकिन आज सुबह से देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों की प्रेजेंस जो है रास्ते पे है। इसके साथ पुलिस की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई हिंसा भड़कती है तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी? कल कल रात को ही एक स्टेटमेंट आया ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस चीफ का कि अगर कोई भी लोग जो है आगजनी या क्रूड बॉम्ब एक्सप्लोजन या इस टाइप का हिंसा भड़काने का काम कर रहा है तो उसको गोली मार दो, फायर। तो दे ऑर्डर्ड फायर। इफ इस टाइप का कोई भी घटना दिखाई दे रही है तो पुलिस का काफी सख्त रवैया है। कहीं ना कहीं उसके चलते भी लोग जो है रास्ते पे निकलने से डर रहे हैं। नवल, इसके साथ साथ राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, उससे पहले ये जब फैसला आ रहा है, क्या राजनीतिक रूप ले सकता है ये पूरा राजनीतिक मामला ही है। और जो 2-3 महीने में फरवरी के फर्स्ट हाफ में इलेक्शन होगा ऐसा डिक्लेयर किया है डॉक्टर यूनुस और उनकी एडवाइजरी काउंसिल की ओर से। तो उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आवामी लीग का तो एक बड़ा सपोर्ट वर्ग है बांग्लादेश में अभी भी। हालांकि पार्टी को बैन किया गया है लेकिन उनके लीडर्स वगैरह अंडरग्राउंड है, लेकिन उनके एक्टिविस्ट है, सपोर्टर है, उनके वेलविशर है, वो तो है ही। और दूसरी ओर जो देखा जाए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामिस्ट पार्टी, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में खिंचातानी चल रही है और एक दूसरे के ऊपर मड स्लेजिंग हो रहा है। और इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी अपनी साख जो है दिन प्रतिदिन खोती जा रही है। जो पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट को लेके आई थी वही पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर जो है आक्षेप कर रही है, बाय पार्टीशन व्यवहार को लेके, करप्शन को लेके काफी काफी उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्टूडेंट की वजह से पूरा मूवमेंट हुआ था ऐसा बताया जा रहा है, और स्टूडेंट ने जो पार्टी बनाई थी उसका साख और उनकी क्रेडिबिलिटी तो एकदम डाउन है। 1 साल और 3 महीना के आसपास का समय हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट लीडर्स जो है और स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी, उसका तो क्रेडिबिलिटी एकदम डाउन है। तो आज के दिनों में देखा जाए तो आवामी लीग को छोड़ के बाकी बीएनपी और जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी जो स्टूडेंट का पार्टी है, वो तीनों के बीच में कहीं ना कहीं खिंचातानी चल रही है। मामला जो है, कोई इलेक्शन चाहता है, कोई इलेक्शन नहीं चाहता है, कोई रेफरेंडम चाहता है, कोई जैसे जमाते इस्लामी है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चाहता है और बीएनपी उसको ओपोज कर रहा है। तो ऐसे मामले में पॉलिटिकली देखा जाए तो कोई एक क्लियर लाइन की और इंटरिम गवर्नमेंट को आगे लेके जाना, और जो हालांकि उनका रोल ये होना चाहिए था कि उनको इलेक्शन करवाना था, लेकिन 1.5 साल ऑलमोस्ट 1.25 साल तो हो गया, अभी तक उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सबको सेम पेज पे लाने में वो कहीं ना कहीं विफल रहा है इंटरिम गवर्नमेंट। तो मामला पॉलिटिकली देखा जाए तो इंस्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है।
इसके साथ साथ जो आईसीटी जो अभी फैसला सुना रही है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, इसका बांग्लादेश में क्या रोल है, कितनी निष्पक्ष है ये आईसीटी के बारे में तो जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बना है उसके बाद पुलिस फोर्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह पे जो है पूरा रिसफल हो गया। काफी सारे जजेस जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, देश छोड़ दिया। दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बांग्लादेश के, वो अभी जेल में है। दो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनके ऊपर मॉब जस्टिस हुआ, वो जेल में है। तो यहाँ पे जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो है, जो भी पार्टी पावर में आता है या जो भी ग्रुप, पार्टी तो नहीं कह सकते, ग्रुप पावर में आता है, वो ग्रुप अपना अपना लोगों को बिठाता है। और ऐसे सिचुएशन में जो इम्पार्शियल वर्डिक हो या इम्पार्शियल जुडिशियरी, वो बहुत ही मुश्किल मतलब जी। और डिस्टिंक्ट जैसे गोल जैसे कह नवल सकते हैं। सुनवाई हो रही थी, कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना के अनुपस्थिति में ये सारी सुनवाई हुई है, तो शेख हसीना की तरफ से कोई पक्ष रखने वाला होगा, क्या वो सुनवाई में शामिल था? नहीं, उनकी ओर से डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूशन के सामने डिफेंस ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन जब काफी सारे लोग जो उनके पक्ष में टेस्टिमनी दे सकते हैं, वो लोग देश से बाहर है या तो अंडरग्राउंड है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि उनको उनके खिलाफ हिंसा होगा। तो जो डिफेंस का पक्ष है वो वैसे ही कमजोर हो जाएगा। लोग ही नहीं है उनके खिलाफ, उनके उनके पक्ष में बोलने वाले जो लोग हैं वो बाहर है, या जो कोई बोल रहा है कि सरकार की ओर से, शेख हसीना गवर्नमेंट की ओर से ऐसा ऐसा हुआ, उसको काउंटर करने के लिए लोग होना चाहिए, टेस्टिमनी देने के लिए लोग होना चाहिए। तो जो उनके सपोर्टर जो है वो कहीं ना कहीं बाहर है, तो डिफेंस का जो पक्ष है वैसे ही कमजोर हो जाता है। अब जब 5 मामलों पर दोषी ठहराया गया है, कुल कितने मामले हैं नवल की जो अभी शेख हसीना के खिलाफ इस समय जिसकी फैसला सुनाया जा रहा है? देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी कुछ भी क्राइम हुआ है या वायलेंस हुआ है, तो हर एक केस में ऐसा, मतलब जो बाद में ये हुआ है कि सब केस में शेख हसीना का नाम, उनके मिनिस्टरों का नाम डाला गया है। तो 200 से ज्यादा मामले हैं जहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर और आगजनी, काफी सारे केसेस में जो पॉलिटिकल, जो भी डिस्ट्रिक्ट का एमपी है, वहाँ का एमपी है या वहाँ का जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर है या स्टेट मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर, सबका नाम बाय डिफॉल्ट वो चार्जशीट या मतलब पुलिस कंप्लेंट जो है उसमें आ जाता है। तो उसको ऐसे देखा जाए तो शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी में जो मामला चल रहा है, उसके अलावा बहुत सारे मामले जो है जिसमें उनको अक्यूज बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत, और साथ ही साथ नवल, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि इस समय बांग्लादेश में क्या ताज़ा हालात है और फैसले में, यानी कि जब शेख हसीना के वर्डिक्ट जो आना था उसमें क्या मुख्य बिंदु सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर नए विवाद में घिर गई है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि एससीसी भर्ती परीक्षा में टीएमसी पर भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने फिर से पैसे के बदले नियुक्ति तय कराने की कोशिश की है। इस आरोप के साथ अधिकारी ने यहां एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आईसीटी ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है। आपको पल पल की हम जानकारी दे रहे हैं, बांग्लादेश से जुड़ा ये मामला है। आज शेख हसीना पर जो फैसला आना था, उस फैसले की घड़ी में जो 5 मामलों में दोषी करार दिया गया, उसमें शेख हसीना को आईसीटी के जो जज हैं उन्होंने अपनी सुनवाई और फैसले के दौरान शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। यानी जो कहा जा रहा था कि क्या उन्हें मृत्युदंड होगा, उम्र कैद होगी या उनकी रिहाई होगी, ऐसे में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो 2024 के मानवता के खिलाफ अपराध में आरोपी साबित हुई थी, उनके खिलाफ मामला चला, सुनवाई चली, फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अब शेख हसीना को फैसले में फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, एक बड़ा
मामला, एक बड़ा फैसला यहां और फांसी की सजा सुना दी गई है। प्रसन्नजीत, यहां देखिए भावना, किसी दूसरे देश की एक तो जुडिशियरी के खिलाफ हम एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते, या जुडिशियरी के खिलाफ हम कोई तथाकथित इस तरह से खबर नहीं कर सकते, और वो भी दूसरे देश के बारे में। लेकिन ये हम एक हफ्ते पहले ही ये खबर इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज बना के कर सकते थे कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाने जा रहे हैं। तो ये तो तय था। ये जो पिछले करीब 2 घंटे से नाटक हमने पूरे सुनते रहे, और हमारी हिसाब के अनुसार चर्चा करते रहे, हमें करना पड़ेगा, ये हमारी पत्रकारिता की एक असूल है, यहाँ पे करना चाहिए, तो हम करते रहे। लेकिन ये जो बांग्लादेश जिस दिशा में मोहम्मद यूनुस ने जिस दिशा में बांग्लादेश को लेके जा रहे हैं, ये भारत के लिए खतरा है। ये हमें सोचना चाहिए बांग्लादेश किस तरफ जा रहे हैं। प्रसन्नजीत, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं बांग्लादेश के आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की, जहां 3 जज की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा यानी मौत की सजा सुनाई गई है। नवल हमारे साथ जुड़ गए। नवल, आखिरकार फैसला आ गया कि शेख हसीना को मौत की सजा, एक ऐसी राजनेता, एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्होंने बांग्लादेश पर बड़े लंबे समय तक राज किया और बांग्लादेश की बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। नवल, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ताजा तस्वीरें दिख रही हैं कि लोग वहां पर भावुक हो रहे हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं। जैसे ही फैसला सुनाया गया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपदस्थ शेख हसीना को मौत की सजा, फांसी की सजा यहां सुना दी गई है। आईसीटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। 2024 का ये मामला, जब छात्र संगठन की तरफ से एक हिंसा भड़की थी और इस हिंसा को मानवता के खिलाफ अपराध बता के अभियोजन पक्ष ने अर्जी दायर की, जिसके बाद सुनवाई चली और सुनवाई चलने के बाद आज फैसला सुना दिया गया है। नवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल, क्या है आपके पास ताजा अपडेट? जी, अभी मैं देख रहा था मामला जो लाइव चल रहा है यहाँ का, जो बांग्लादेश टेलीविजन पे, और उसमें अभी जो है शेख हसीना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के जो है उनको, और अभी इस केस में दोषी ठहराया गया है क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी के केस में, और उनको डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड दिया गया है। वैसा अभी मैं देख पा रहा हूँ टीवी स्क्रीन पे। तो शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दिया है इन द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी केस में। तो पहले आरोप में शेख हसीना को उम्र कैद की सजा, दूसरे मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। 5 ये मामले जिसमें शेख हसीना को दोषी ठहराया गया। इसके साथ साथ नवल, जो 2 और सहयोगी थे, जो उनके साथ 2 मंत्री भी थे, उन पर भी आना था फैसला, उस पर क्या फैसला आया है? उसमें से जो एक आरोपी थे बांग्लादेश के पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, वो स्टेट विटनेस बने थे, तो और उन्होंने कुछ पार्डन के लिए भी पिटीशन किया था। लेकिन अभी उनके बारे में तो कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन शेख हसीना जो है उनको डेथ सेंटेंस जो है क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी के मामले में दिया गया है। जो जुलाई अगस्त के दौरान स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसके दौरान अत्यधिक बल प्रयोग करने का उनके ऊपर आरोप था, और कहीं ना कहीं पुलिस लेथल वेपन यूज करके पुलिस को एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जिसका काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे छात्र लीग, जुबो लीग, उनको कहीं ना कहीं जो मैं केस का जो हियरिंग था, मतलब वर्डिक पढ़ रहे थे, उसमें मैंने सुना तो उनमें जुबो लीग, छात्र लीग, उनके कुछ मिनिस्टर वगैरह को दोषी या उनका इन्वॉल्वमेंट था। और कहीं ना कहीं शेख हसीना उनकी जो सुप्रीम कमांडर या उसको बोल सकते हैं उनका ओवरऑल इंचार्ज, पार्टी की चीफ भी वही थी और प्राइम मिनिस्टर भी वही थी उसी दौरान। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ जो
जो है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज का मामला चला और उसमें उनको डेथ सेंटेंस जो है सुनाया गया अभी। इसके साथ नवल आपसे पूछना चाहेंगे, आईसीटी का क्या ये फैसला अंतिम फैसला माना जाए या शेख हसीना के पास क्या अभी भी कोई कानूनी विकल्प है? मेरे ख्याल से ये जो है वो अंतिम फैसला तो नहीं है। वो पहले भी जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी उससे पहले भी आईसीटी था और कुछ लोगों के खिलाफ जो है केस चला था आईसीटी में, और उनको जो जजमेंट मिला उसके ऊपर अपील होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। उनके पास जो अपील जुडिशियल ऑप्शंस जो है जो आईसीटी का चुकादा रहता है उसके ऊपर अपील होने की गुंजाइश मेरे ख्याल से है। तो ये अंतिम नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम, तो ये अंतिम नहीं है, इट इज काइंड ऑफ हाई कोर्ट के बाद फैसला। एक बड़ी खबर बांग्लादेश में, जहां आईसीटी ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए शेख हसीना को जो 5 मामले हैं उसमें दोषी ठहराया है, जहां पहले मामले में आजीवन कारावास और दूसरे मामले में मृत्यु दंड की सजा यानी मौत की सजा यहां सुनाई है। और आईसीटी का यह फैसला है, कानूनी विकल्प अभी भी शेख हसीना के पास है, लेकिन इस समय ढाका जो है सतर्क मोड पर है, सेना इस समय अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आवामी लीग ने आज और कल पूर्ण बंद का आह्वान किया है बांग्लादेश में। ऐसे में इस समय बांग्लादेश की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जो शेख हसीना के सपोर्टर हैं उसमें कहीं ना कहीं गम का माहौल है और बांग्लादेश के जो लोग हैं इस समय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से राजनीतिक स्थिरता बांग्लादेश में आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगले 3 महीनों में फरवरी में वहां होने वाले हैं राष्ट्रीय चुनाव। उससे पहले ये जो फैसला आया है शेख हसीना के खिलाफ, एक बड़ा फैसला, यहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपदस्थ शेख हसीना को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है, फैसला सुना दिया गया है। अभी नवल किस तरीके के हालात हैं ढाका में, क्योंकि अब जब यह फैसला आया है तो कहीं ना कहीं आवामी लीग के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या सपोर्टर हैं, वो सड़कों पर आने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। जी अभी ये जब तक ये फैसला आया उससे पहले का जो माहौल था उसमें तो ये था कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की वजह से और आवामी लीग के द्वारा जो बंद डिक्लेयर किया है उसकी वजह से लोगों की मौजूदगी रास्ते पे कम थी और ढाका शहर और उसके आसपास के इलाकों में। लेकिन अभी जो वर्डिक्ट आया है, कहीं ना कहीं लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि उनको डेथ सेंटेंस होगा। और लोग जो है आवामी लीग के सपोर्ट बेस काफ़ी बड़ा है बांग्लादेश में, हालांकि लीडर्स वगैरह जो है भूगर्भ में है, लेकिन उनका जो छोटे कार्यकर्ता है, उनके वेल विशर है, सिंपैथाइजर है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है बांग्लादेश में। तो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी या दुख की भावना होगी, काफ़ी लोगों को इमोशनल हुए हैं, ऐसा वीडियो फुटेज भी हम देख रहे हैं। तो ये इमोशंस लोगों का जो है बिल्कुल नवल, यहाँ हमारे साथ प्रसन्नजीत भी जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये वर्डिक्ट तो अभी आया है, लेकिन अगर 1 हफ्ते पहले भी इस वर्डिक्ट को बोलते तो कहीं ना कहीं यही होता। अब जिस तरीके का ये वर्डिक्ट आया है शेख हसीना के खिलाफ, किस तरीके से बांग्लादेश के राजनीतिक सफर को हम आगे बढ़ता हुआ देखें? नहीं, देखिए नवल सिंह जिस बात को बार बार कह रहे हैं ना, उस बात को हमें भी समझना चाहिए और बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि चाहे आप जितना भी कोशिश करें, बांग्लादेश में आवामी लीग और उनके समर्थक वो कभी भी आप चुनाव करे या चुनाव ना भी करने दे, तो 37 से 40% समर्थक बांग्लादेश की वो आवामी लीग की होते ही रहते हैं। तो ये जो समर्थक है, चाहे दुनिया की किसी भी कोने पे वो रहे, वो चाहे बांग्लादेश में वो अपने आप को छुपा के रखे। आज जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पे एक तरह की तानाशाही की राज चला रहा है, इससे डर कर, लेकिन जब भी आप किसी भी समय पे आप चुनाव करें, चुनाव करने की कोशिश करें, बीएनपी की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, या ये जो जमात है, जो जमात आजकल कई तरह से पैतरा करने की कोशिश में है, ये जो 37 से 40% ये है ही।
तो ऐसे समय पे इस तरह की, चाहे किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर बैन घोषणा करके, उनकी नेता का मृत्युदंड घोषणा करके, इस तरह से किसी समर्थन को, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दबा देना, ये शायद संभव नहीं है। तो ये जो गलत काम यूनुस की तरफ से किया जा रहा है, ये शायद बांग्लादेश को एक गलत दिशा पे लेके जाएगा, जहां से वापस लाना बांग्लादेश को काफी कठिन है। ये जो कल एक प्रेस नोट अवामी लीग की तरफ से दिया गया था, ये तो सही है ना कि चाहे शेख हसीना वहां पे क्या की थी, क्या नहीं की थी, मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक गरीब देश से एक डेवलपिंग देश, पूरे दुनिया में बांग्लादेश के बारे में चर्चा, शेख हसीना की समय पे इकोनॉमी के बारे में तो ये चर्चा तो हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा है। पिछले 100 वर्षों में बांग्लादेश सिर्फ मोबोक्रेसी के बारे में और मोबोक्रेसी और ये जो मोबो जजमेंट, ये छोड़ के मेरे ख्याल से परमार साहब मुझसे सहमत होंगे कि ये छोड़ के पूरे दुनिया में और किसी चीजों के बारे में बांग्लादेश की चर्चा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से और एक कुठाराघात, ये जो डेथ सेंटेंस है, ये डेथ सेंटेंस पूरे जो बाकी लोग अवामी लीग के खिलाफ भी, जो डेमोक्रेसी में समर्थन करते हैं, जो रैशनलिस्ट सोच के ऊपर समर्थन करते हैं, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर समर्थन करते थे, वो भी धीरे धीरे, आप जो बीएनपी के अंदर थे, जो बाकी लोग थे जो वैसे किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं थे, वो भी धीरे धीरे यूनुस के खिलाफ है, पूरे सिस्टम के खिलाफ है और अवामी लीग के समर्थन में बाहर निकल आएंगे। मेरे ख्याल से ये तो होने जा रहा है। ये यूनुस को एक, जिस तरह से एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट को एक ट्राइब्यूनल की जजमेंट बोल के पिछले 2 घंटा से रीड आउट किया गया ट्राइब्यूनल की वो जजमेंट की घर से, ये शायद काफी खतरनाक हो गया बांग्लादेश की आने वाले दिनों के लिए। और जिस तरीके से प्रसन्नजीत हमने देखा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, जब अपदस्थ हुई, तख्ता पलट हुआ, तब अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनुस की, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है। कहा जाता है कि ये कुछ समय की सरकार होगी, लेकिन इस सरकार को ही चलते चलते 1.5 साल हो गए और चुनाव अभी तक नहीं हुए। नहीं, देखिए, यूनुस को सीखना चाहिए और हमारे देश की वो सारे लोगों को भी सीखना चाहिए जो बारी बारी में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को देखकर काफी उल्लसित होते रहे कि भारत में भी ऐसा हो जाएगा। उन लोगों को सीखना चाहिए नेपाल और श्रीलंका को देखकर कि ये दोनों देश किस तरह से अपने सही रास्ते पर लौटने की कोशिश में है और बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश धीरे धीरे सच में सागर में डूबने की रास्ते में है। उनको समझना चाहिए कि बांग्लादेश की इतिहास और श्रीलंका और नेपाल की इतिहास को, और समझना चाहिए अगर बांग्लादेश इसी तरह से चलते रहे तो पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की रास्ते से पूरे भारत की क्या स्थिति होने वाला है। और ये जो बांग्लादेश को सही रास्ता पे लाने के लिए जो वहां की ठीक ठाक लोग हैं, जो सही रास्ते पे सोचते हैं, जो सही रास्ते पे जो स्टूडेंट है, जो सही रास्ते पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि यूनुस जैसे लोग, बाकी जो लोग हैं, ये जो एनसीपी, अब परमार साहब कुछ देर पहले बोल रहे थे, जो स्टूडेंट आज से 1.25 साल पहले जो स्टूडेंट, अब बोलिए तो वहां पे जो संरक्षण को लेकर वहां पे तथाकथित स्टूडेंट आंदोलन हुआ था, उस नौकरी का क्या हुआ? पिछले 1.25 साल में उस नौकरी का क्या हुआ? किसी को पता है? किस लिए पिछले 2024 की जुलाई अगस्त में किस कारण क्या हुआ था? और आज जिस फोन कॉल के आधार पर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस वैसा ही फोन कॉल अलग अलग लोगों को देकर, अगर आज कुछ हो जाता है तो उन्होंने वैसा ही फोन कॉल देकर अपने पुलिस फोर्स और सेना को कह रहे हैं ना कि अगर कुछ हो जाता है तो आप एक्शन लीजिएगा, वैसा ही फोन कॉल है। और इससे पहले हमने देखा था, संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि इस पूरे जो घटनाक्रम में करीब 1400 लोग जो मारे गए थे, इससे पहले तो हजारों लोग बांग्लादेश में मारे गए। उस ट्रायल का क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन की बात छोड़ दीजिए, यूनाइटेड, देखिए इस तरह से हमारी देश की इस नेशनल ब्रॉडकास्ट में हम यूनाइटेड नेशन के बारे में और उनकी बांग्लादेश की तरफ सोच के बारे में जितना कम बोले उतना ही अच्छा है।
तो कितना जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। तो ये जो नेटवर्क है ना, नबेल और मोहम्मद यूनुस और बाकी जो नेटवर्क है, इसके बारे में जितना कम बोले, क्योंकि अब मैं बार बार बोलता हूं कि मैं जहां पे रहता हूं वहां से 80 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। वो इसीलिए जो जो वाइब्स मेरे पास पहुंचता है, जो जानकारी मेरे पास है, जितने सारे लोगों के साथ आज सुबह से मैं बांग्लादेश से बात की, बांग्लादेश की जितने सारे रहने वाले, जितने अभी जो रह रहे हैं उनके साथ मैंने प्रसन्नजीत, बात यहाँ की हम है। आपको तो रोकना चाहेंगे क्योंकि फैसला आ चुका है। उस फैसले में जिस जज ने फैसला सुनाया, आइए आपको सुनवाते हैं कि फैसले में क्या उन्होंने शब्द कहे। Same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. तो जिस समय यह मृत्यु दंड का फैसला सुनाया गया, जज ने कहा कि यह फैसला सुनाया जा रहा है 6 हत्याओं के आरोप में। शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला जो है वो आया है, जिसमें शेख हसीना को पहले मामले में उम्र कैद की सजा और दूसरे मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, यानी मौत की सजा, यानी जिसको कहा जाता है मृत्युदंड। और ये सुनाया है आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने, जहां लंबी सुनवाई चली थी और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। और फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज ये फैसले की घड़ी आई और इस फैसले में 453 पन्ने का ये फैसला सुनाया गया और इसमें अलग अलग मामलों में शेख हसीना को दोषी ठहराया गया, जिसमें दूसरे मामले में शेख हसीना को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया गया है। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, 2024 में जो छात्र संगठन के हिंसा हुई थी, उस मानवता के खिलाफ अपराध में इनको दोषी ठहराया गया है। और भी कई ऐसे मामले थे, लेकिन 6 हत्याओं के आरोप में शेख हसीना को मृत्यु दंड का फैसला हमने अभी सुना कि जब जज ये फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि शेख हसीना को इस मामले में मृत्यु दंड दिया जाता है। प्रसन्नजीत, आप कह रहे थे अपनी बात कि किस तरीके से बांग्लादेश का ये फैसला भारत पर भी असर करेगा, और प्रसन्नजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। लेकिन ये बांग्लादेश से बड़ी खबर, जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी आज कि आईसीटी का फैसला क्या आता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना क्या अपने राजनीतिक सफर को शुरू कर पाएंगी या नहीं? फैसले में आया है वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको एक मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। मानवता के विरोध ये मामला, जहां कोर्ट ने शेख हसीना को 3 मामलों में दोषी ठहराया है। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी यहां करार दिया गया है। जिस तरीके से वो हिंसा भड़की और उस हिंसा भड़कने में करीब, जो संयुक्त राष्ट्र ने फिगर्स दी हैं, 1400 लोगों की मौत हुई और जिसमें 6 हत्याओं के आरोप में शेख हसीना को यहां फांसी की सजा सुनाई गई है। करीब 2 घंटे इस वर्डिक्ट को सुनाया गया और हमारे साथ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। अंशु जी, बांग्लादेश का ये जो फैसला आया है, आगे का बांग्लादेश का भविष्य क्या राह पकड़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरह से शेख हसीना की राजनीति से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विदाई हमने देखी और
अब जो ये फैसला हमने देखा है, जिसमें कि 2 आरोपों के तहत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है और एक आरोप के तहत उनको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान सुनने में आ रहा है। लेकिन जो ये फांसी की सजा सुनाई गई है, तो इसके बाद से बांग्लादेश के एज अ नेशन हम जो नेचर में बदलाव देख रहे थे, जिस तरह से हमने पिछले इतने समय में स्थितियां बनते बिगड़ते देखी कि ना तो वहां फ्रेश इलेक्शंस कराए जा रहे हैं और एक बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हाथ में हम बांग्लादेश की अभी सत्ता को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक राष्ट्र के रूप में स्वभाव तो बदलते हुए भावना दिखाई पड़ रहा है। और ये जो पूरा एक अब सामने आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को भी मैं इन्वॉल्व करके अपने विचार रखना चाहूंगी, क्योंकि शेख हसीना का भारत से जिस प्रकार से एक तार जुड़ा हुआ है और यहाँ आई, तो ये अब यहाँ से बहुत सारे राजनीतिक प्रश्न भी हमारे सामने आने शुरू होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बांग्लादेश पर इसके परिणाम होंगे? क्योंकि एक तरफ वो बांग्लादेश था प्रोफेसर अंशु, जो बांग्लादेश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती ले रहा था, रोजगार के तौर पर तरक्की कर रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया जहां आर्थिक जो स्थिति थी वो चरमराने लग गई और आंतरिक सरकार आती है मोहम्मद यूनुस की, जो कहा जाता है कि कुछ समय तक चलेगी लेकिन चल जाती है 1.5 साल और उसके बाद ये फैसला आता है। ऐसे में बांग्लादेश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर इसके परिणाम आगे क्या होंगे? बांग्लादेश को यदि हम देखें तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पहले ही जो बड़े शक्तिवान देश हैं जैसे कि चीन या अमेरिका, उनकी नजर बांग्लादेश पर हमेशा से रही है। और जिस तरह से शेख हसीना के शासनकाल में एक प्रोग्रेसिव मानसिकता के साथ बांग्लादेश का हमने बहुत तेजी से आर्थिक विकास होते हुए देखा, सामाजिक तौर पर हमने एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को या जो माइनॉरिटीज रह रही थी हमने देखा। लेकिन यूनुस ने जिस तरह से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के बाद स्थितियों में बदलाव वो लेकर के आए और बार बार इस प्रकार के जो आरोप हैं वो उन पर लगाए जा रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनके हाथ में बांग्लादेश की सत्ता आ गई है, फ्रेश इलेक्शंस वो करवा नहीं रहे हैं, कब से हो जाने चाहिए थे। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच बांग्लादेश में लगातार अलग अलग वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि से और अपनी आंतरिक परिदृश्य की दृष्टि से भी चुनौतियां बनी हुई हैं। आर्थिक स्थिति पहले से खराब हुई है, सामाजिक ताने बाने में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। और इन सब के बीच अब जो ये फैसला आ रहा है जिसमें शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, तो उनके पिता का जिस तरह से बांग्लादेश के निर्माण में भूमिका रही है उसे ध्यान में रखते हुए शेख हसीना का जिस प्रकार का एक रोल रहा है बांग्लादेश के निर्माण में, मैं कहूं आधुनिक बांग्लादेश के निर्माण में, उसे ध्यान में रखते हुए जिस तरह से उन पर ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए उनको मृत्यु की सजा सुनाई है और छात्र आंदोलन जो 2024 में हुआ था उसका मास्टरमाइंड बताया है, तो यहाँ से बहुत कुछ समझ में आता है, रीड बिटवीन द लाइंस भावना, कि आगे चलकर यहाँ पर हमें आंतरिक तौर पर स्थितियां और खराब होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। प्रोफेसर अंशु, हमने देखा कि उनके पिता ने बांग्लादेश के फाउंडेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, आंतरिक सरकार इसको बोला जा रहा था, लेकिन सेना यहाँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सेना यहाँ हावी होती हुई नजर आई। अब मोहम्मद यूनुस का वहाँ या राज है या सेना का वहाँ राज है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पाकिस्तान का उदाहरण देना चाहती हूँ और दर्शकों को भी समझाना चाहती हूँ कि कोई भी जो स्वस्थ लोकतंत्र होता है जैसे कि भारत, तो उसमें सेना की, पुलिस की अपनी एक भूमिका होती है, लेकिन वो राजनीतिक जो कार्य होते हैं, राजनीतिक जो उत्तरदायित्व होते हैं सरकार से जुड़े हुए, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वाइस वर्सा। लेकिन जैसे हमने पाकिस्तान में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने वहां के कुछ राजनीतिक जो सियासतदान थे उनके साथ हाथ मिलाते हुए पाकिस्तान की सत्ता को एक इनडायरेक्टली अपने हाथ में लेकर के चलाया, तो पाकिस्तान के क्या हाल है वो हम देख रहे हैं। उसी तरह की स्थितियां हम धीरे धीरे भावना बांग्लादेश में भी बनते हुए देख रहे हैं। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा से जोड़ा है कि यदि सेना की भूमिका एक परोक्ष राजनीतिक स्थितियों में बढ़ती है या राजनीतिक जो जिस प्रकार का मैकेनिज्म है उसमें अगर एक भूमिका बढ़ती है जो उनके काम नहीं है, उसमें यदि हमको सेना नजर में आती है, और जो ये पूरी यूनुस गवर्नमेंट है इसका जो हम जिस प्रकार का रोल देख रहे हैं, तो यहाँ पर लोकतंत्र बांग्लादेश का खतरे में निश्चित तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, लोकतंत्र जहाँ खतरे में है, और जब से 1 से 1.5 साल में मोहम्मद यूनुस वहां हैं, तब तक माइनॉरिटीज पर कितने अत्याचार हुए प्रोफेसर अंशु, और साथ ही साथ कितने जो स्टैच्यूज थे
उनको तोड़ा गया, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उनको नुकसान पहुंचाया गया? निश्चित तौर पर शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से और यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से हमने लगातार देखा, विभिन्न मंचों से भारत सरकार ने इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ रखा भी है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें प्रिडोमिनेंटली जो वहां हिंदूज रह रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार का भेदभावपूर्ण उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार के वहां पर अपराध हो रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाएं हैं, विशेषकर हिंदू कम्युनिटी की महिलाएं हैं। आपको इस्कॉन के जो एक प्रीस्ट थे, उनसे भी जुड़ा हुआ आपको केस याद होगा, एक बहुत बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय पटल पर बनी थी। तो ये जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, ये मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि जब लोकतंत्र खतरे में आता है, जब लोकतंत्र पर चुनौती आती है, जब लोकतंत्र ढहने लगता है, तो फिर इस प्रकार की स्थितियां हम बनते हुए देखते हैं। और धीरे धीरे किसी भी देश के सामाजिक ताने बाने को इस प्रकार का जो ये खतरा है, और यदि लोकतंत्र कमजोर होता है, तो फिर इस तरह का खतरा जो है पूरी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब जब इस प्रकार की स्थितियां बनी, तो वैश्विक समुदाय जो है, उसमें जो तमाम शक्तिवान देश थे, वो इस पर मौन रहे। लेकिन भारत सरकार ने बहुत मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ इस बात को उठाया कि जब ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, तो फिर जिस देश में भी जो माइनॉरिटीज हैं, उनके फिर आप हितों की सुरक्षा की जब बात करते हैं, तो बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी सुरक्षित रहे, वहां इनफैक्ट महिलाएं सुरक्षित रहे, वहां अपराध ना हो, कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन ना हो, हिंसा ना हो। पर अभी तो लगातार हम उसी स्थिति में बांग्लादेश को भावना देख रहे हैं। अब जब ये फैसला शेख हसीना के खिलाफ मृत्यु दंड का आ चुका है प्रोफेसर जोशी, ऐसे में वैश्विक परिदृश्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है? निश्चित तौर पर यदि हम इसको एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में पर्सपेक्टिव से देखें, तो भी एक इस प्रकार का पड़ोसी कमजोर देश अपने आसपास के देशों की जो स्टेबिलिटी है, उसको प्रभावित करता है। एक असुरक्षित कमजोर पड़ोसी देश हमेशा किसी न किसी प्रकार की वल्नरेबिलिटी का शिकार हमको होता हुआ नजर आएगा। किसी न किसी प्रकार की चुनौतियां वहां बनी हुई हमें दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि हम पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो इसका निश्चित तौर पर असर उससे जो सटे हुए दूसरे देश हैं, उन पर पड़ता है। हमने पाकिस्तान और नेपाल के केस में जिस तरह की वहां आंतरिक गृह परिस्थितियां बनी, उसका किस तरह से प्रभाव रहा, हमने उसे देखा। क्योंकि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से, भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से फिर चुनौतियां आती हैं। एक इलीगल माइग्रेशन की चुनौतियां हमारे सामने आती है, और आसपास के जो बांग्लादेश के देश हैं, उनको भी अब इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। वहीं यदि वैश्विक मैं आपको स्तर पर ले जाऊं, तो बहुपक्षीय जो मंच होते हैं, या जो एक स्पीड से जो अलग अलग ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स की दिशा में देश काम कर रहे होते हैं, उसमें एक रफ्तार धीमी होती हुई हमें नजर आती है। और अभी जब इकोनॉमिक चैलेंजेस या रेपरकशंस बढ़ेंगे बांग्लादेश के, तो फिर जो एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन वहां बनी हुई है, वो बढ़ती हुई यदि नजर आती है, तो उसका ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी पर भी निश्चित तौर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब जब आवामी लीग की अपनी नेता को मृत्यु दंड यहाँ सुनाई जाती है, अब राजनीतिक लिहाज से अगर देखें प्रोफेसर जोशी, तो क्या विकल्प रह जाते हैं बांग्लादेश की जनता के पास? क्योंकि एक तो आंतरिक सरकार मोहम्मद यूनुस की है, बीएनपी। आवामी लीग एक बड़ी पार्टी थी, क्योंकि शेख हसीना ने लंबे अंतराल तक राज किया बांग्लादेश पे। तो ऐसे में जब उनका नेता वहां से हट जाता है, तो क्या कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में कोई एक नई क्रांति का उदय यहां से होगा? अभी तो भावना कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यदि हम 2024 में जाएं और इन जो आज हम ये निर्णय देख रहे हैं, इसके यदि हम ग्रास रूट लेवल पर जाएं, तो कैसे पहले एक छात्र आंदोलन बनाया गया शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए, और इसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुई क्योंकि सरकार ने एक्शन ली, और फिर अगस्त में ही शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया, उन पर दबाव बनाया गया और वो अपना देश छोड़ करके भारत भाग करके आई। फिर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हमने अंतरिम सरकार को बनते हुए देखा, और ये शर्त उनके सामने रखी थी कि वो जल्द से जल्द फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे। अब 8 अगस्त से आप आज की तारीख देख लीजिए कि क्या तारीख है। 1 वर्ष से ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक वहां चुनाव नहीं हो पाए हैं। 14 अक्टूबर 2024 को
1981 का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें वहां के जस्टिस मुर्तजा को चेयरमैन बनाया गया था। फिर शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। फिर हमने देखा कि कैसे कोर्ट ने एक जांच पड़ताल शुरू की और कुछ एविडेंसेस शेख हसीना के खिलाफ रखे गए। और अभी गर्मियों में शेख हसीना के खिलाफ ये ट्रायल शुरू किया गया, चार्जशीट फाइल हुई, उन पे बहुत सारे चार्जेस लगाए गए और उनमें से 2 चार्जेस पर उनको अब ये मौत की हमने सजा आज अनाउंस होते हुए देखी है। तो ये अब जो स्थितियां हैं जो यहां से बनती हुई दिखाई पड़ेंगी, निश्चित तौर पर अवामी लीग के लिए तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि बहुत सबसे एक कहूं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल पिलर के रूप में हमने शेख हसीना के रोल को, उनके पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट को और अपने देश के प्रति उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया है इसको देखा है। तो एक लैक ऑफ लीडरशिप तो अभी एक वैक्यूम हमको नजर आ रहा है, पर निश्चित तौर पर अभी जो वहां पर एग्जिस्टिंग लीडरशिप होगी, वहां से हमको जैसे शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं, भारत सरकार को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है लगातार, और उनका तो ये कहना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही उनकी माँ सुरक्षित है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वे जानते हैं कि उनकी माँ को मौत की सजा दी जाएगी और वो कहीं ना कहीं अब ही इज रेडी। तो एक अब आगे देखना, ये थोड़ा सा हमको वेट करना होगा, देखेंगे आगे कि किस प्रकार से एक नई लीडरशिप यहाँ से निकल कर आती है। पर निश्चित तौर पर आगे फिर हम राजनीतिक उथल पुथल तो बहुत तेजी से होते हुए बांग्लादेश में देख सकते हैं। भावना जी। साथ ही साथ प्रोफेसर जोशी, हम कानून व्यवस्था की भी यहाँ बात करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था की यहाँ बात करनी भी बड़ी जरूरी है। जिस कानून व्यवस्था के चरमराने और जिसके लिए आरोपी घोषित करने पर शेख हसीना को सजा मिलती है, उसी कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं बांग्लादेश की भी। कल की ही पुलिस की स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो उसका जवाब जो होगा वो गोली से होगा। यानी अगर कहीं से भी हिंसा की खबरें आती हैं तो उस पर गोली चलाने के आदेश है। ये कैसी कानूनी व्यवस्था है बांग्लादेश में अभी? निश्चित तौर पर यही प्रश्न जो है ये पूरा वैश्विक समुदाय और जो राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ हैं वो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर उठा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से हमने लगातार बांग्लादेश में आंतरिक तौर पर चाहे सामाजिक चुनौतियां हो, राजनीतिक चुनौतियां हो, आर्थिक चुनौतियां हो, उनको बढ़ते हुए देखा। प्रोफेसर जोशी, माफ कीजिएगा, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, पूर्व उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश के। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती जी। जिस तरीके का फैसला आया है, शेख हसीना को मृत्यु दंड का फैसला सुनाया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को बांग्लादेश के लिहाज से? ये फैसला तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आया है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये पहले से प्री अरेंज था। हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो हसीना और अवामी लीग के जितने भी शत्रु हैं वो एकजुट हो गए हैं, वो सब चाहते हैं कि हसीना को किसी तरह से रिवेंज लिया जाए, क्योंकि उनका जैसे जमात इस्लामी है वो तो एकदम मतलब हसीना को तो चाहे तो बिना ट्रायल के ही फांसी पर चढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनके जो लीडर थे जिन्होंने 71 में जो युद्ध हुआ था जिसके बीच में से बांग्लादेश निकला था, तब उन्होंने गन हत्या की थी, जेनोसाइड किया था और उनको फांसी पे चढ़ा दिया था। ये आईसीटी ने ही, आईसीटी तो चक्रवर्ती जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आपको फैसले की और भी जानकारी दे दें तो पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा यहां सुनाई गई है। इसके साथ पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि शेख हसीना के साथ इन 2 सहयोगियों पर भी फैसला आना था, जिसमें फैसले में एक जो पूर्व मंत्री है उनको मौत की सजा, साथ ही साथ ये पूर्व गृह मंत्री थे उस समय, और असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा। वहीं पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की कैद की सजा यहां सुनाई गई है। चक्रवर्ती जी, आप अपनी बात यहां रख रहे थे कि बांग्लादेश का ये जो फैसला है, आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा से भरा हुआ है। हाँ, वो तो पहले से जाहिर था कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। जुडिशरी को उन्होंने वेपनाइज कर लिया था। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को मतलब पिस्तौल की नोक पे उनके सबको रिजाइन कराया गया था, फिर अपने अपने जो उनके खास जजेस थे उनको बिठाया गया था।
तो मुझे लगता है कि ये इसमें तो ये शुरू से ही जाहिर था कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है। ये फ्री एंड फेयर, पता नहीं कौन लोग इसको फ्री एंड फेयर कहेंगे, मुझे तो मालूम नहीं है। और असदुज्जमान खान कमाल को तो भी सजा होनी थी, ये भी मालूम है। और वो जो तीसरा है, जो पुलिस आईजी था, वो तो खैर अप्रूवर बन गया था, इसलिए सर उसको लेकिन आपसे 5 यहाँ मैं साल। ये भी पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में, आपने बांग्लादेश को बहुत करीब से देखा है, इसके बांग्लादेश पर क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, हिंसा तो बढ़ेगा क्योंकि अवामी लीग की काफी सपोर्टर्स रास्ते पे आ जाएंगे और वो होगा। आपने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि पुलिस आईजी ने हुक्म दिया है कि जो भी आएगा रास्ते पे उनको गोली मार दो। इस तरह का अब वो वही रवैया अपना रहे हैं जिसका वो मतलब चार्जेस हसीना पे लगा रहे थे। क्यों, जब एजिटेशन चल रहा था तो पुलिस ने फायरिंग की, लोग मर गए, और उसी मर्डर के कारण अब उसको ठीक, हसीना तो को यहाँ परिणाम फांसी की कुछ अच्छे सजा। नहीं रहने वाले। देखना होगा कि किस तरीके से अब जब ये मौत की सजा शेख हसीना को सुनाई है, बांग्लादेश का आगे का भविष्य कैसा रहता है। फिलहाल प्रोफेसर जोशी और चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों तक तमाम ये विचार रखने के लिए, और बांग्लादेश का आगे का भविष्य कैसा होगा और ये फैसला आगे बांग्लादेश के लिए क्या साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।